बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं छोटा चिड़िया घर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो परिंदा है इसके जिस टाइम इसने लेइंग कर दिया तो इसकी जो फर्टैलिटी है फर्टैलिटी भी होगी, लेकिन आपके पास जो चिक है वो हैच नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है और रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका सलूशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दो तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर जिसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और हमें रिज़ल्ट ये उठाना होता है कि हमारा जो पूरा सीज़न होता है ऑल ओवर द, जो हम 3 से 4 महीने वेट करते हैं एक सीज़न के लिए, बल्कि 6 महीने गुजारने के बाद 4 महीने वेट करते हैं इस बात का कि यार अब हमारा सीज़न स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह एक अच्छा इससे हम रेवेन्यू ले लेंगे, हमारी मेहनत काम आ जाएगी। लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है जी? हमारे पास रिज़ल्ट आता है कि फर्टाइल हो के अंडा ख़राब हो गया, डेंड छल हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास अनफर्टाइलिटी आ जाती है। उसकी रीज़न्स क्या है हमें ये कोई आइडिया ही नहीं होता। अब फर्टाइल तो हो गया, डेंड छल भी हो गया, अब सीज़न हमारा वेस्ट हो गया। जिन लोगों ने 3 क्लच लेने होते हैं वो भी वेस्ट कर अपना सीज़न बैठे हैं, जिन्होंने 2 क्लच लेने थे वो भी वेस्ट कर बैठे हैं, और मेरे जैसे जो 1-2 के ऊपर ही खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वेस्ट कर बैठे होते हैं। तो ऑलमोस्ट अब जो मेरे पास ब्रीड आई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो आई थी तकरीबन 15 पेयर्स की आई थी, लेकिन रिज़ल्ट मेरे पास इस तरह का आया कि तमाम तर पेयर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल भी किए लेइंग को, लेकिन जो है डेड एंड शेल की शिकायत मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गई। उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर रीज़न नहीं पता होगी तो हम ज़ाहिर सी बात है उसका सलूशन नहीं निकाल सकते, उसका ना ट्रीटमेंट हमें फिर पता होना है। नंबर 2 जो मेरे पास रीज़न बनी कि कुछ पेयर्स के मेरे पास 2-2 क्लच भी आए, उन्होंने भी ब्रीड मुकम्मल की और उसके बाद उनके साथ भी यही सीन हुआ डेड एंड शेल का। और थर्ड पॉइंट पे कुछ ऐसे पेयर्स हैं मेरे पास जो एक क्लच किया जिन्होंने और फ़ौरन ही मोल्टिंग पे आ गए। वो रीज़न भी मैं बताता हूँ। तो अब इसके अंदर जो बात समझने वाली है ना, मैं वो आपको एक बात बताता जाऊँ कि आपने सबसे पहले तो अपने परिंदों को जितने भी आपने एग्जॉटिक पैरट्स रखे हैं, लव बर्ड्स रखे हैं या कोई भी बर्ड्स रखे हैं, नॉट कंसर्न फॉर इट। हमारा मैटर ये है पड़ा कि ये जो रीज़न आ रही है हमारे बर्ड्स के अंदर डेड एंड शेल की, अनफर्टैलिटी की या मोल्टिंग की, ये किस वजह से आ रही है। 3 पेयर्स की ब्रीड ले ली, मोल्टिंग होगी तो चले समझ आती है। 2 पेयर्स की 2 ब्रीड ले ली तो मोल्टिंग होगी तो भी समझ आती है। एक के फ़ौरन बाद क्यों हो रही है मोल्टिंग, ये बात समझ नहीं आती। फर्टाइल होने के बाद अंडा हैच क्यों नहीं हो रहा है, ये बात समझ नहीं आती। अनफर्टैलिटी क्यों हो रही है ये बात समझ नहीं आती। तो इन चीज़ों को हमने समझना। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर बर्ड्स रखे हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन इस तरह की होनी चाहिए कि यार मेरा ये जो बर्ड इस तरह से कर रहा है इसकी रीज़न क्या है। सेकंड नंबर पे आपको लर्नर होना चाहिए, यानी कि आपने इससे हमेशा सीखना ही है। ये नहीं होगा कि आपने आज लगाए कल आप सीख गए और ठीक है जी मैं तो एक्सपर्ट बन गया। ये एक ऐसी फील्ड है इसके अंदर 20-20 25-25 साल वालों का कोई एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता, जबकि एक नया बंदा आता है और वो अपने आप को इस काबिल बना देता है ऑब्जर्वेशन कर लर्निंग कर कि वो 20 साल वाले को भी काट जाता है। तो अब रीज़न क्या होती है, पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूँ जो अनफर्टैलिटी की रीज़न होती है उस पर पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो मैं आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर कर दूं कि वो आती है रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हम इमैच्योर पेयर्स को लगा देते हैं, यानी कि पेयरिंग जो हम कर रहे होते हैं वो इमैच्योर पेयर्स की करते हैं। हमने अडल्ट पीस लिए, वो अभी मैच्योर होते हैं, हम समझते हैं ये रेडी टू ब्रीड है, हमने उनको लगा दिया केज के अंदर बाउंड कर दिया और उसके फ़ौरन बाद हमने बॉक्स भी लगा दिया और उनकी ब्रीड का वेट कर दिया। क्योंकि जो शौकीन होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर उसका शौक़ पहले साल पूरा ना हो तो वो उसका दिल बिल्कुल मुतनफ़्फ़र सा हो जाता है, खट्टा सा हो जाता है कि यार मेरे पास तो ब्रीड नहीं है, दफ़ा कर यार, बेकार सा काम है। तो आपने पहले तो ये समझना, जो आपने अडल्ट पेयर ले लिया है ना, तो कम से कम आप में इतनी पेशेंस ज़रूर होनी चाहिए कि आप उसको 1 साल अपने पास उसको डाइट पे इतनी अच्छी डाइट पे रखें कि वो आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी टू ब्रीड हो, ना कि इस साल ब्रीड करें आपके पास। अनफर्टैलिटी की सबसे बड़ी रीज़न आती है एक फैक्टर कि अगर आपकी एज अडल्ट हुई पेयर की, पैरट की, और आपने लगा दिया, उसके फ़ौरन बाद आप वेट में जो बैठते हैं ये गलत करते हैं। आपको नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसको 1 साल मज़ीद रेस्ट देना चाहिए कि भाई तू रेस्ट कर केज के अंदर, नेक्स्ट ईयर जो है ना तू हमें ब्रीड दे। उसके बाद अगर आप बॉक्सिंग वगैरह उसकी करें वो इंशाल्लाह फर्टैलिटी वाला इशू भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ब्रीड भी करेगा। अब आ जाते हैं रीज़न जो डेड एंड शेल की जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही है, जो मेरे पास भी इस टाइम आई है कि मेरे ऑलमोस्ट सारे पेयर ने ब्रीड भी की और 2-2 क्लच भी किए कुछ पेयर ने, और उन्होंने डेड एंड शेल भी किया। अब डेड एंड शेल की बात करें तो डेड एंड शेल के अंदर जो सारों से बड़े फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि
आपके पास ब्रीड आई, एक तो फीमेल अंदर प्रॉपर इंक्यूबेट नहीं कर सकती अपने एग्स को। उसकी रीज़न क्या है कि हम उसको प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करते। अब ये मेरे पीछे आप शर्ट देख रहे होंगे कि इसमें प्राइवेसी इस तरह की नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, यानी कि एक साइड पे नहीं है, यहाँ से गुजर बसर है पड़ा हमारा घर वालों का आना जाना, तो इस वजह से ये परिंदा डिस्टर्ब होता है, इनक्यूबेट सही से कर नहीं सकती फीमेल, तो वो फर्टाइल तो हो गया है, वो बार बार मादी जिस टाइम डरती है बाहर आ जाती है बॉक्स से, फिर अंदर चली जाती है, फिर आना जाना बाहर, तो उसकी वजह से वो जिस टाइम वो डिस्टर्ब होती है फीमेल, तो आपके पास प्रॉपर इनक्यूबेट नहीं होता, तो डेड एंड शेल की शिकायत आपके पास बढ़ जाती है। तो एक तो आपने प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसको प्रॉपर इस तरह का रखना है एक साइड पे कि जब फीमेल एग पर बैठी है तो वो डिस्टर्ब ना हो। सेकंड रीज़न जो आती है उसके अंदर आती है इसके स्ट्रेस की, कि अगर पेयर स्ट्रेस में है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फर्टाइल कर कर इसने आपके पास जो है नुकसान आपको सिर्फ और सिर्फ यही देना है कि आपके पास बच्चा भी बनेगा लेकिन डेड एंड शेल हो जाएगा, क्योंकि उसने हैच ही नहीं होना बच्चे ने। तो आपने स्ट्रेस के आंसर को जो फैक्टर है इसको निगलेक्ट नहीं करना। उसकी रीज़न ये है पड़ी कि हम स्ट्रेस के फैक्टर को हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आपने एक ब्रीड ले लिया, कोशिश करेंगे बॉक्स को रिमूव कर कर 10 से 15 दिन का इसको प्रॉपर जो है आप डाइट वगैरह दें, इसके मेडिकेशन वगैरह करें, जो कैल्शियम टी वगैरह का सिरप होता है आमतौर पर लेइंग के ये बच्चों की हैचिंग के बाद हम देते हैं दूसरी ब्रीड के लिए, तो वो आप ज़रूर दें ताकि जो है इसकी थोड़ी सी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये क्रॉस पर आए और उसके बाद दोबारा से आपके पास ब्रीड आ सके। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मोल्डिंग वाले इशू पे कि ये मोल्टिंग का इशू क्यों होता है। ये बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है पड़ा है इसके अंदर मोल्टिंग का, कि जैसे ही आपके पास एक पेयर ने ब्रीड किया और फ़ौरन बाद ही उसने मोल्टिंग स्टार्ट कर दिया। इवन दो के कुछ पेयर में तो ऐसा भी देखा गया है कि आपने जैसे ही पेयर लगाया उसने एग लेइंग की और ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वो आपके पास मोल्टिंग पे आ जाता है पेयर। अब उसकी रीज़न क्या, उसकी सारे से बड़ी जो रीज़न है ना कि हमने सारा साल तो इसको डाइट देनी होती है, सिर्फ दाना खिलाते रहते हैं हम, और जैसे ही हमारा सीज़न इन होता है ऑन होता है, यानी कि हम फ़ौरन जो है इसको डाइट चेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टर लगाया हमने, इसको सॉफ्ट फूड पे ले आए, हम इसको मल्टीवाइटामिन पे ले आए, हम इसको प्रोबायोटिक्स इस तरह के देते हैं, वाइटामिन वगैरह के जनाब क्या कहते हैं, बस ये कैल्शियम वगैरह के बाद ये हमारे पास जल्दी से ब्रीड कर दें। अब वो क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़बरदस्त किस्म का नहीं होता स्ट्रॉन्ग, कि वो उस डाइट को अंदर डाइजेस्ट वगैरह कर सके या अपने इम्यून सिस्टम के अंदर उसको इस तरह से एडजस्ट करे कि आपके पास वो प्रॉपर ब्रीड देकर और नेक्स्ट जो है ब्रीड के लिए तैयार हो। और रीज़न क्या बनती है हमारे पास कि उसने ब्रीड की फ़ौरन ही उसने मोल्टिंग पे आ जाना। एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने डाइट इस तरह की इसको देनी है कि वो फ़ौरन मोल्टिंग पे ना आए। आप पूरा सीज़न जो है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, पूरा सीज़न नहीं सॉरी पूरा ईयर जो है आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से किया करें कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद जाकर उसको सॉफ्ट डाइट ना दिया करें ऑफ सीज़न में, बल्कि आप वीक में जिस तरह से आप एक चार्ट बना लें, 3 दिन उसको सॉफ्ट डाइट दें और 3 दिन दाना जिस तरह चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, उसकी केज में डेफिनेटली सी बात है रखा रहेगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके परिंदे में ये मोल्टिंग की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो सारों से बड़ी रीज़न आती है मोल्टिंग की परिंदे के अंदर वो सिर्फ कैल्शियम्स के और ये जो हम ब्रीडिंग फार्मूलाज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वाइटामिन वगैरह हो गए, ये हमने जैसे उसको देने होते हैं तो वो फ़ौरन जो है उसका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आपके पास रीज़न आ जाती है अनफर्टिलिटी की और मोल्टिंग वगैरह की हो जाती है। तो ये थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है बिल्कुल, कि आपने जो है हरगिज़ भी ये काम नहीं करना कि आपके पास मोल्टिंग में फ़ौरन पेयर आ जाए, आप उसको डाइट इस तरह की पूरा साल देते रहेंगे कि ये आपके पास किसी सूरत में मोल्टिंग वगैरह ना करें। तो ये थी 3 चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, कि कोशिश पूरी की है कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्लियर करनी है तीनों की तीनों बातें, कि मोल्टिंग की क्या रीज़न है, अनफर्टिलिटी की क्या रीज़न आती है, और फर्टाइल होकर डेड एंड शेल क्यों हो जाता है अंडा। तो इन तीनों चीज़ों को आप फोकस करें, इंशाल्लाह आपके पास इसकी शिकायत नहीं आएगी। और आपने एक चीज़ ज़रूर रखनी है ज़हन में, ये 3 चीज़ों पे आप अमल कर लें, इंशाल्लाह आपके पास ये भी शिकायत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1 पे आप ऑब्जर्वेशन करें अपने परिंदों की, पॉइंट नंबर 2 पे आप लर्निंग करें अपने परिंदों के लिए, पॉइंट नंबर 3 पे आप पेशेंस रखें। ये 3 फार्मूले आपको बता रहे हैं, ये 3 फार्मूले आप अपने पास रख लें, इंशाल्लाह आप कभी भी मायूस नहीं होंगे इस बिज़नेस में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।